हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जो कि एक इकोनॉमिक एडिटोरियल है ना, डिलेइंग द इनएविटेबल। बहुत लोगों को इकोनॉमिक आर्टिकल्स पढ़ने में दिक्कत आती है। आज आप लोग सीखेंगे क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। बहुत सारे ग्रामर रूल्स भी हैं, है ना। सभी ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी आज इस क्विज़ में समराइज होगी। आप देख रहे हैं क्विज़ का लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा मैंने अच्छा बनाया, खास करके सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि वोकैब आज बहुत ज़्यादा रिच है ना। सब जो मेरे साथ आप सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करेंगे, वीडियो के लास्ट में लाइव करवाऊंगा। शुरू करें, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहे डिलेइंग द इनएविटेबल। डिले करना, देरी से लाना उस चीज़ को जो इनएविटेबल है, जिसको आप टाल नहीं सकते हो। इनएविटेबल समझ के ना, इनएविटेबल का मतलब है जो अनअवॉइडेबल हो होकर के ही मानेगी आज या कल में, है ना। डेथ इज़ इनएविटेबल। डेथ से आप इस इनएविटेबल वर्ड को जोड़ सकते हैं। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो अनअवॉइडेबल है। कह रहे एक ऐसी चीज़ जिसको टाल नहीं सकते, उसको हम डिले कर रहे हैं और आगे आगे खिसकाए जा रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ की बात हो रही है? बात हो रही है ऑन सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। बात कर रहा है सस्पेंड किए जाने को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। अब ये क्या भला है भाई? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। इसका एक सिनोनिम है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी है ना। बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स हैं जिसके अंदर कोई बिजनेस जो कि अपना पैसा या उधार नहीं चुका पा रहा है, वो इंसॉल्वेंसी के लिए दायर करता है, एक जो ना केस को फाइल करता है। तो अभी वो प्रोसीडिंग्स सस्पेंशन में है। आप दिवालिया नहीं हो सकते हैं आज की डेट में। लीगली कोविड के बाद से दिवालिया होने पे सरकार ने रोक लगा रखी है। तो कह रहे ये जो कोड है ना, ये जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं, इसके सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसको क्यों आप डिले कर रहे हो, डिटेल में देखेंगे हम क्या होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। इसके टाइटल पैराग्राफ से आपको पता लगेगा। कह रहे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैड लोन्स विल गेट टार्डियर एज द बैंकरप्सी कोड इज केप्ट इन अबेंस। कह रहे जो रीस्ट्रक्चर करने का काम है ना, फिर से स्ट्रक्चर करने का काम है। जब आप अपना लोन नहीं भर पाते हो ना, तो बैंक वाले आपका लोन रीस्ट्रक्चर करते हैं, आपकी ईएमआई चेंज कर देंगे, है ना, टाइम बढ़ा देंगे। तो कह रहे जो रीस्ट्रक्चर करने का काम है खराब लोन्स को, ऐसे लोन्स को जो कि वापस नहीं आ रहे हैं। कह रहे ये जो काम है ना, जो बड़ा ज़रूरी काम है, ये देरी से होगा, ये टार्डियर होगा। टार्डी का मतलब देरी से, टार्डियर मतलब और ज़्यादा देरी से। कह रहे ये जो काम है और ज़्यादा धीमा और देरी से होने वाला है। अच्छा क्यों? कह रहे क्योंकि जो बैंकरप्सी कोड है ना, उसको कैप्ट रखा जाता है अबेयंस के अंदर, उसको लटका के रखा जाता है अधर के अंदर। अबेयंस का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, किसी चीज़ को टेम्परेरी आपने सस्पेंड किया हुआ है। तो कह रहे जब तक ये वाला कोड, ये वाला कानून सस्पेंशन में रहेगा, तब तक लोन्स का रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो और धीमा होगा और देरी से होगा। मैं इसकी समरी दूंगा, तब आपको पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है आज का, है ना, समरी में आएगा। उससे पहले वर्ड्स देख लें जो देखने वाले हैं। टार्डी मतलब देरी से, टार्डियर मतलब और ज़्यादा देरी से। अबेयंस मैंने आपको बता दिया, सस्पेंडेड और टेम्परेरी। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब फिर से स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना, कंस्ट्रक्ट करना किसी लोन को। अब देखो इसका समरी लो आप, समरी से आपको आइडिया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। समरी ये है कि एक बैंकरप्सी कोड है अपने पास। आपने एक वर्ड सुना होगा दिवालिया। जब आप अपना पैसा नहीं चुकाते हो तो आप दिवालिया हो जाते हो। दिवालिया होने का मतलब है आप सरकार के पास जाते हो और सरकार से कहते हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो आप बांट दो जिसमें बांटना है, और मेरा पीछा छुड़वाओ इनसे। इसको कहते हैं दिवालिया होना। आपके 1 लाख रुपए का कर्जा है, पर सामान आपके पास 10,000 रुपये का है। आप दिवालिया हो गए हो, तो आप सरकार के पास जाके बोलोगे 10,000 रुपये आप ले लो और जिस चीज़ को देने आप अपने हिसाब से दे दो, मुझे इनसे पीछा छुड़वाओ। अभी वो बैंकरप्सी कोड जो है ना, कोविड के बाद इसको बंद कर दिया गया है। बैंकरप्सी कोड का फ़ायदा अब किसी बिजनेस को नहीं मिलेगा। क्यों बंद किया गया इसको? क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस के पास पैसे कम हो गए थे। सरकार को डर लगने लगा ऐसा ना हो बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो जाएं, है ना। अब हुआ क्या इससे? कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको कोविड के बाद बंद होना है। आज उनके पास एक पैसा नहीं है जेब में, लेकिन इस कोड को अभी भी इन्होंने जो है ना सस्पेंड करके रखा हुआ है कोविड आने के 1 साल के बाद भी। इसकी वजह से वो अपना लोन रिस्ट्रक्चर नहीं करवा पा रहे हैं। वो सिर्फ सरकार का वेट कर रहे हैं कि सरकार कब हमें दिवालिया घोषित करे, हम बैंक के पास जाएं,
अपना लोन फिर से रिस्ट्रक्चर करवाएं, नया लोन लें और अपने धंधे को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो कह रहे आप इस चीज़ को आगे 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 खिसकाए जा रहे हो, इसकी वजह से फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है बिजनेसेस को। समझ गए ना, बस ये इसकी समरी है। आज की टोन है एप्रीहेंसिव, थोड़ा सा डरा हुआ है कि इस कोड को बढ़ता जाएगा तो कितना परेशान होंगे सबके सब लोग, है ना। शुरू करेंगे, बट उससे पहले आज शाम को प्रीमियम मेंबर्स को एसएससी वालों को मिल जाएगा अपना बूस्टर, जिसमें कुछ क्लोज से क्वेश्चन होंगे ना, कुछ आरसी वारसी क्वेश्चन होंगे, मिक्स सा होगा। और बैंक वालों को इस वीकेंड पे मिलेगा एसबीआई पीओ से पहले एक और फुल पेपर। अगर आप मेंबर हैं तो इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। जिन्होंने मेंबरशिप ली है सभी वीडियोस को देखें, पिछली 50-60 वीडियोस को एक एक करके। इससे आपको लॉजिक के साथ मैं बताता हूं कैसे एग्जाम को आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंग्लिश का। मेंबर बनने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दें, ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। आपको बताया जाएगा अगर आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ज़रूर से मेंबर बने अगर आपको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। तो शुरू करें, चलो थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से देखना। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ किक्ड द कैन डाउन द रोड बाय डिसाइडिंग टू कीप इन अबेंस क्रिटिकल प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC ऑफ द 2016 टिल मार्च 31, 2021। कह रहे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने किक कर दिया है कैन को डाउन द रोड। ये एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, किसी चीज़ को, किसी समस्या से लड़ने से ना, लड़ने की बजाय उसको टाल देना, इस समस्या को कल देखूंगा, है ना। तो कह रहे सरकार ने फिर से इस प्रॉब्लम को आगे के लिए टाल दिया है। अब देखो कौन सी प्रॉब्लम है और कैसे टाली है। कह रहे ये किया इसने डिसाइड करके, ऐसा फैसला लेके कि ये कीप इन अबेंस करेगी, ये हमेशा अबेंस के अंदर रखेगी, सस्पेंशन में रखेगी बहुत ही ज़रूरी प्रोविजंस को, बहुत ही क्रिटिकल कानूनों को। और किसके हैं? इस कोड के हैं, इस कानून के हैं, IBC नाम का कानून। और ये कानून कब का है? 2016। अच्छा, ये कब तक अबेंस में रखेगी? ये रखेगी टिल मार्च 31, 2021 तक। तो कह रहे सरकार एक प्रॉब्लम से ना जूझने के लिए टाल मटोल कर रही है, उस प्रॉब्लम को आगे के लिए टाल रही है। और इस बार इसने फिर से टाला है इस कोड को 2021 तक फिर से अबेंस में डाल के। अब देखो इसमें देखने वाली चीज़ है, किक द कैन डाउन द रोड एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है डिले या अवॉइड करना एक प्रॉब्लम से डील करने को। आपको मालूम है आज ना कल तो इससे मुझे निपटना ही पड़ेगा। आपको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, आप सोच रहे हो यार मैं वैसे ही सही हो जाऊंगा, है ना, ऐसा सोच के आप दवाई नहीं ले रहे हो, तो आप एक्चुअल में किक द कैन डाउन द रोड कर रहे हो। अब इसको समझा कैसे जाए, याद कैसे रखा जाए? देखो एक कैन है, कैन आप जानते हो ना, आपने कुछ पिया होगा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, उसका कैन है। आपको उसको कैन को डालना है कहाँ पे? बॉक्स में डालना उसको, है ना, डस्टबिन में। डस्टबिन में डाला नहीं जा रहा आपसे, बस आप क्या है नीचे पैर में फेंका और उसको पैर से घुसा करके मार करके आगे फेंक देते हो। मतलब डस्टबिन में तो डाल नहीं रहे हो और छोड़ के भी नहीं जा रहे हो, उसको पैर से, अपने पैर से ठोकर मार के आगे ले जा रहे हो। जहाँ डस्टबिन आएगा वहाँ मैं इसको डाल दूंगा, है ना, ऐसा सोच के कि डस्टबिन आएगा मैं इस कैन को डालूंगा डस्टबिन में, ना तो आप उसको छोड़ रहे हो और ना आप उसको डस्टबिन में डाल रहे हो। तो इसी से आप इस इडियम को कनेक्ट करके रखें, किसी चीज़ को आगे से आगे डालते रहना। अब इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं, वो देख लेना। प्रोक्रेस्टिनेट, फॉरबिडेंस और पुट ऑफ, तीनों का मतलब होता है यही वाली चीज़, टाल मटोल करना, आगे के लिए बहाने बना करके। आगे बढ़े, वर्ड अच्छे हैं तीनों, है ना, सिनोनिम ले लेना, इनके अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। कह रहे टू रीकैप, because of the large-scale economic harakiri triggered by the COVID-19 pandemic and lockdown, the government had raised the threshold of loan defaults that would spark off insolvency proceedings from rupee 1 lakh to rupee 1 lakh crore, 1 crore, है ना, on the day of lockdown's announcement March 24th। कह रहे रिकैप करने के लिए मैं ये बता रहा है आपको पूरी घटना का, फिर से जो है ना पूरा रिकैप। कह रहे अगर मैं पूरा रिकैप करूं, पूरी बात आपको बताऊं तो क्या हुआ? कह रहे बिकॉज ऑफ कारण से बहुत ही बड़े स्केल की इकोनॉमिक हाराकिरी के, हाराकिरी का मतलब होता है सुसाइड। और कैसी सुसाइड? मास सुसाइड। ये जब जापानीज एक टर्म है, मैं आपको बताऊंगा ये टर्म कहाँ से आई है। कह रहे रिकैप अगर करूं मैं तो बहुत बड़ी लार्ज स्केल इकोनॉमिक हाराकिरी के कारण, आर्थिक तौर पे बिजनेसेस के दिवालिया हो जाने के कारण। अच्छा, ये हाराकिरी क्यों हुई, ये दिवालियापन क्यों आया? ट्रिगर था जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा और लॉकडाउन के द्वारा। कह रहे इन दोनों इस चीज़ के कारण, इस दिवालियापन के कारण
सरकार ने ना रेज कर दिया था उस थ्रेशोल्ड को, उस मिनिमम लिमिट को जो थी लोन के डिफॉल्ट्स की, जो थी लोन के जो है डिफॉल्ट करने की। अच्छा, वो लिमिट जो कि स्पार्क ऑफ करेगी, जो कि भड़काएगी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को, दिवालियापन की प्रोसीडिंग्स को। अच्छा, रिवाइज कैसे किया? सरकार ने रेज किया इसको 1 लाख से 1 करोड़ रुपए पे, और उस डे पे जो था लॉकडाउन की अनाउंसमेंट का, मार्च 24 को। समझो इस सेंटेंस को। पहले अगर आप 1 लाख रुपया किसी का नहीं देते थे ना, वो आदमी आपको घसीट करके कोर्ट में ले जा सकता है और बोल सकता है देखो इसने मेरा 1 लाख रुपया इसकी कंपनी या इसकी दुकान ने देने से मना कर दिया है, आप इसकी दुकान को बेचो और जो मिले उसमें से मेरा 1 लाख रुपया जिस अनुपात में मुझे मिले वो दे दो। समझ गए ना? लेकिन लॉकडाउन वाले दिन सरकार ने क्या बोला, अब ये 1 लाख की लिमिट 1 करोड़ की हो गई है। इससे क्या होगा, 1 लाख 2 लाख से लेकर 99 लाख तक कोई भी आदमी किसी का भी पैसा रोक सकता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है लॉकडाउन के बाद तो उसका बिजनेस दिवालिया नहीं होगा। तो सरकार ने इनको बचाने के लिए ऐसा किया था ना, लॉकडाउन में कोई दिवालिया ना हो, इसलिए 1 लाख का 1 करोड़ बना दिया। छोटा मोटा बिजनेस दिवालिया नहीं होगा। अब समझे इस सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आपको मिलाना है, जो आपको मिलेगा एक्वा ब्लू और पिंक कलर में। जैसे गवर्नमेंट की वर्ब है हैड रेज्ड, दैट की वर्ब है स्पार्क ऑफ। अब वर्ड्स बताता हूँ मैं देखने वाले। हाराकिरी एक जापानीज वर्ड है, इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के राजा ने जापान के फौजियों को बोला, या तो तुम्हें जंग को जीतना है, अगर नहीं जीतो तो दुश्मन के हाथ पकड़े मत जाना जिंदे। तो आपको क्या करना है, जापान में बोलते हैं हाराकिरी, मास सुसाइड को। जैसे ही आपको लगे दुश्मन आपको पकड़ने वाला है, हराने वाला है, आप एक ग्रेनेड लें, उसको फोड़ दें अपने पास में, है ना। आप भी मरेंगे, दुश्मन भी मरेगा। तो ये काम करते थे जापानीज लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जैसे ही जापानीज सोल्जर को पता लगता ना मुझे गोली पड़ेगी, तो वो कुछ ऐसा काम करता था आसपास के 10-12 अमेरिकन सोल्जर भी मर जाए और खुद भी मर जाए। तो यही होती है इकोनॉमिक हाराकिरी। इसका मतलब है इकोनॉमिक तौर पे बिजनेसेस दिवालिया हो रहे हैं, हाराकिरी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सब के सब दिवालियापन के लिए केस फाइल कर रहे हैं। इस वर्ड को समझो, बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रिगर्ड आप जानते हैं, भड़का हुआ, इसी का सिनोनिम है स्पार्क ऑफ। ट्रिगर करना, कोज करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, है ना, किसी चीज़ को कोज करना, भड़काना। थ्रेशोल्ड होती है मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट किसी चीज़ की होती है थ्रेशोल्ड। जैसे आपको 3 नंबर चाहिए किसी सेक्शन में, दोज 3 नंबर्स आर योर थ्रेशोल्ड, है ना, वो मिनिमम लिमिट है, आपको चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कह रहे इट हैड इंडिकेटेड दैट इफ थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव बाय अप्रैल एंड द सस्पेंशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ IBC फॉर 6 months could be considered to prevent companies at large from being forced into the solvency process for a force majeure default। बहुत ही सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आज ध्यान से आप देखोगे तो कह रहे इसने ऐसा इंडिकेट किया, इसने ऐसा इशारा किया। अच्छा, क्या इशारा किया भाई, कि अगर चीज़ें नहीं इम्प्रूव हों, अगर चीज़ें ना इम्प्रूव हों अप्रैल के एंड तक, मार्च में ऐसा इशारा किया था सरकार ने, अगर चीज़ें सही ना हो अप्रैल के एंड तक, तो जो सस्पेंशन है ना कई सेक्शंस का IBC के 6 महीने के लिए, उसको कंसीडर किया जा सकता है। मतलब IBC को अप्रैल में इसने सोचा था कि 6 महीने के लिए हम सस्पेंड ही कर देंगे, है ना। अच्छा, क्यों करेंगे ऐसा, ताकि प्रिवेंट कर सकें कंपनीज को एट लार्ज, मोटे तौर पे। अच्छा, क्यों, बीइंग फोर्स इनटू होने से, इनको दबाव से पुश किए जाने पे, फोर्स किए जाने पे सॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, है ना। कोई भी आदमी किसी भी छोटी मोटी कंपनी को 1-2-5 लाख रुपए के लिए कोर्ट में घसीट के ना ले जाए कि लॉकडाउन में इसने मेरा पैसा नहीं दिया। इस वजह से इन्होंने सोचा था कि अप्रैल के एंड तक अगर चीज़ें नहीं सुधरी तो हम 6 महीने के लिए इस कोर्ट को ही सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्यों ले जाएंगे, फॉर ए फोर्स मेजोरे डिफॉल्ट। ये फोर्स मेजोरे ये होता है कि आप किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, कोविड आ गया, इसकी वजह से अपना पैसा किसी का नहीं अदा कर पाए, तो उसको बोलेंगे फोर्स मेजोरे डिफॉल्ट। तो इस वजह से कोई आदमी को कोर्ट में ना घसीटा जाए कि कोविड के लॉकडाउन में उसने मेरा पैसा नहीं दिया। समझ गए ना। तो बचाने के लिए किया था कंपनियों को, कंपनियां डूबे नहीं लॉकडाउन के अंदर। सरकार ने शुरू में सही नीयत से इस काम को किया था। अब देखने वाली चीज़ें देखो इस सेंटेंस में, इट की वर्ब इंडिकेटेड, कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है। अब अगर पकड़ लिए सब्जेक्ट वर्ब तो मुझे आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा कंडीशनल हमने यूज़ किया है। सब लोग कोशिश करके मुझे बताएं, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब पकड़ने में आपको कौन सा कंडीशनल यूज़ किया हुआ दिखाई दे रहा है। चलो, सेकंड कंडीशनल है इफ प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में वुड शुड कुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव। अब ये होता क्या है सेकंड कंडीशनल, एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि करवा तो मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में चुका हूँ ग्रामर सीरीज में। तो रिवाइज करोगे आप इन दोनों सेंटेंस से, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल एंड सी द होल वर्ल्ड।
अगर मैं रिच हूँ, वर का मतलब ये नहीं है मैं था, ये एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है। आई वर रिच का मतलब है अगर मैं अमीर हूँ तो मैं दुनिया घुमाऊँ, जा करके दुनिया को ट्रैवल कर आऊँ। इफ़ यू स्टार्टेड स्टडी टुडे योर सक्सेस वुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन। अगर तुम आज पढ़ाई शुरू कर दो, तुम्हारी सक्सेस आउट ऑफ क्वेश्चन होगी, बिना किसी सवाल के होगी, मतलब तुम्हारी सक्सेस जो है निश्चित है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जिन्होंने कंडीशनर की वीडियो देखी है, इस सेंटेंस को ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एग्जाम में सेकंड कंडीशनल कभी भी सीधा नहीं आता, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आता है, आप जानते होंगे। इस सेंटेंस को ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट वाले सब लोग डालेंगे कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने कंडीशनल की वीडियो सीखी है, कंडीशनल्स जानते हैं, है ना, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एट लार्ज होता है मोटे तौर पे, इसके दो मीनिंग होते हैं एट लार्ज का, एक तो इन जनरल मोटे तौर पे, एक होता है आज़ाद। एट लार्ज का मतलब मोटे तौर पे या आज़ाद। जब आप लिखते हो ना जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है वो जेंटलमैन जो फ्री है, वो जेंटलमैन जिसके पास बहुत पैसा है पर कोई काम नहीं है। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है एक बहुत ही मोटा आदमी, बहुत पैसे वाला, जिसके पास कुछ काम नहीं है करने को, बस सारा दिन तफरी करता है, उसको कहते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। वैसे क्रिमिनल एट लार्ज मतलब वो क्रिमिनल जो फ्री है, वो क्रिमिनल जो भगोड़ा है, आज सरकार पुलिस उसके पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे एट लार्ज के दोनों मीनिंग ये वाले ट्रिगर हो रहे हैं, फ्री वाले, लेकिन इन जनरल एट लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, है ना। चलो दोनों ही मीनिंग लगेंगे, इस फ्रेज का ध्यान रखना। आ जाओ आगे। कह रहे एन ऑर्डिनेंस इन जून indefinitely barred the initiation of insolvency proceedings both voluntarily or by creditors for defaults arising on or after March 25th, 2020 for a period of 6 months that could be stretched to a year। कह रहे एक ऑर्डिनेंस जो था ना, ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश, एक टेम्परेरी कानून। कह रहे एक टेम्परेरी कानून जो है जून के अंदर उसने इनडेफिनेटली बार कर दिया, उसने फॉरएवर बार कर दिया। इनडेफिनेटली मतलब भाई जब तक आपको बोला ना जाए तब तक बार्ड ही है, जब तक आपको बोलूँ ना तब तक इस पे बैन लगा हुआ है। तो कह रहे एक अध्यादेश ने जून में लंबे वक्त के लिए बार कर दिया, बैन कर दिया शुरुआत करने को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। और कैसे? दोनों ही तरीके से, चाहे आप खुद अपनी इच्छा से करो, चाहे आपके उधारिये, जिन लोगों ने आपको उधार दिए, क्रेडिटर्स हैं, वो आपको कोर्ट में घसीट के ले जाएं। अच्छा क्यों ले जाएं? उन डिफ़ॉल्ट्स के लिए जो अराइज होते हैं या तो ऑन या आफ्टर मार्च 25, 2020 के। अच्छा ये कब तक बार किया? ये बार किया एक पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए। अच्छा जिसको स्ट्रेच किया जा सकता था, कानून के हिसाब से खींचा जा सकता था 1 साल तक। तो ऐसा हुआ, जून में एक अध्यादेश आया, सरकार ने बोला 6 महीने के लिए हम इस चीज़ को टालते हैं। कोई भी आदमी हमारे देश में ना अपनी मर्जी से दिवालिया हो सकता है, ना आप उसको ज़बरदस्ती दिवालिया बना सकते हो, अगर 2020 मार्च 25 के बाद ये घटना हो रही है। समझ गए? चलो अब देखने वाली चीज़ देखो इस सेंटेंस में। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, वॉलंटरी मतलब आप अपनी इच्छा से कोई काम करो, इंटेंशनली और डेलिबरेटली। दिवालिया सिर्फ आपके क्रेडिटर्स आपको नहीं करवाते, सिर्फ आपका बैंक आपको दिवालिया घोषित नहीं करता। कभी कभी आपको भी लगता है कि मैं गलत धंधे में हूँ तो मैं दिवालिया हो जाता हूँ, अपना सारा सामान बेच देता हूँ, सबसे पीछा छुड़वाता हूँ सरकार के जरिए, और फिर कोई बिजनेस नया शुरू करता हूँ। समझ गए ना? तो इंटेंशनली भी आप दिवालिया हो सकते हो, इस पर भी रोक लगी हुई है आज की डेट में सरकार की तरफ से। वॉलंटरीली का मतलब यही है, इंटेंशनली। और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं। स्ट्रेच का मतलब है खींचना आगे से आगे। कर व्हेन द इनिशियल 6 months ऑफ फॉरबेरेंस अंडर द IBC एक्सपायर्ड इट वॉज एक्सटेंडेड टिल December 25th। कह रहे जब शुरुआती 6 महीने थे ना, जून में लगाया इन्होंने अध्यादेश 6 महीने के लिए। कह रहे ये जो जून के अंदर जो लगाया था, शुरुआती 6 महीने इसके एक्सपायर हुए इस फॉरबेरेंस के। फॉरबेरेंस वही है, किक द कैन डाउन द रोड, किसी चीज़ को आगे से आगे टालना। तो कह रहे इस टाल मटोल के, इस फॉरबेरेंस के जब 6 महीने एक्सपायर हुए तो कह रहे इसको एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर 25 तक। तो इसके बाद में इसको दिसंबर 25 तक और आगे बढ़ा दिया गया। समझ गए ना? फॉरबेरेंस वर्ड को देख लेना, वही पुट ऑफ, प्रोक्रास्टिनेशन, किक द कैन डाउन द रोड, जो ऊपर सीखे हैं उसी का सिनोनिम है फॉरबेरेंस। ये बना कैसे बता देता हूँ। बेयर मतलब सहना, फॉर मतलब आगे। कोई चीज़ है जिसको आपको सहना है आज ही, आपको उसका पेन है या उस समस्या से लड़ना है और उसका दर्द आपको सहना पड़ेगा, लेकिन आपने आगे के लिए बेयर करना टाल दिया। बोले आज नहीं, फिर देखेंगे, आज मैं इसका दर्द बेयर नहीं करूँगा, फॉर बेयर करूँगा, आगे के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। हर वर्ड के पीछे कहानी होती है, कहानी को समझो, वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएंगे, है ना। कहानी पे जोर दिया करो। कह रहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स प्रोनाउंसमेंट नाउ ऑफ अ फर्दर सस्पेंशन
वुड मीन द 1 ईयर लिमिट परमिटेड बाय द लॉ इज फुली यूज्ड अप। कह रहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, सेंटर की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनका जो प्रोनाउंसमेंट आया है अभी, इनका जो ऐलान आया है अभी, और किसका, और आगे एक सस्पेंशन का। इसका मीनिंग ये होगा कि जो 1 साल की जो लिमिट है, 1 ईयर जो लिमिट है जिसको परमिट किया गया है लॉ के द्वारा, वो फुल्ली यूज्ड अप हो गई है, उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल में हमने ले लिया है। तो 1 साल का लॉ का हमारा प्रोविज़न है कि हम इसको टाल सकते हैं। अब फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो बाकी का बचा हुआ टाइम था ना 1 साल का, उसको भी इसने अनाउंस कर दिया है। तो अगर अब इसका एक ही मतलब है, अब सरकार अप्रैल या मार्च के बाद इसको फिर से यूज़ नहीं कर पाएगी और आगे नहीं टाल पाएगी। समझ गए ना? तो 1 ईयर लिमिट हैज़ बीन इज़ फुली यूज्ड अप। यूज्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। यूज़ अप समझ गए ना, यूज़ अप कर लिया आपने, वो पूरा का पूरा खपा दिया, अब उसमें कुछ बाकी नहीं है, एग्जॉस्ट कर दिया है। इसको रन आउट भी बोल सकते हैं और एंड करना भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है इज़ फुली यूज्ड अप का लिमिट, है ना। 1 ईयर एडजेक्टिव है, लिमिट को सब्जेक्ट बनाना मैंने गलत मार्क कर दिया है। प्रोनाउंसमेंट मतलब होता है ऐलान, डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे गवर्नमेंट मस्ट टेक इट क्लियर दैट दिस इज द लास्ट सच विंडो ऑफ रिस्पाइट even as the necessity for a blanket suspension of IBC at this point in time is not as apparent as it was in the first or second quarter of 2021। कह रहे सरकार को बनाना चाहिए इस चीज़ को क्लियर, सरकार को मस्ट मेक इट क्लियर, इस चीज़ को साफ कर ही देना चाहिए। दैट वो ये कि लास्ट विंडो है, ये लास्ट मौका है, ये लास्ट खिड़की है रिस्पाइट की। रिस्पाइट मतलब आराम। सरकार को ये बात साफ साफ सबको बोल देनी चाहिए कि ये लास्ट बार आपको आराम दे रहे हैं हम इस कोड से, है ना। कह रहे इवन एस, यहाँ तक कि जबकि जो नेसेसिटी है ना, जो ज़रूरत है इस पूरी तरह से सस्पेंशन की, ब्लैंकेट सस्पेंशन की, ये वर्ड मैं आपको बताऊंगा, इस पूरी तरह से सस्पेंशन की आईबीसी की इस वक्त पे एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है, इतनी अपरेंट नहीं है जितनी ये हुआ करती थी एज इट वॉज। और कब? फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में 2020-21 के। तो अगर सरकार को अब जोर जोर से चिल्ला के सभी बिजनेसेस को बता देना चाहिए, लास्ट दफ़ा आखिरी बार इस कोड को हम आगे के लिए खिसका रहे हैं, अब ये लास्ट विंडो ऑफ रिस्पाइट होगी, आराम की लास्ट आपको मौका मिलेगा, है ना। रिस्पाइट मतलब टेम्परेरी रिलीफ। कह रहे जबकि ये जो पूरी तरह से सस्पेंशन हो रहा है इस वक्त, ये इसकी नीड इतनी क्लियर नहीं है हमारे पास जितनी ये लॉकडाउन जब लगा था फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में तब हुआ करती थी। अब देखो देखने वाली चीज़, रिस्पाइट आपने देख लिया, छोटा सा रिलीफ टेम्परेरी के लिए। ब्लैंकेट सस्पेंशन, देखो ब्लैंकेट और स्वीपिंग दो एडजेक्टिव्स हैं। वैसे तो ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, वहीं से एडजेक्टिव बना उसी नाउन से। ब्लैंकेट सस्पेंशन का मतलब है जनरलाइज सस्पेंशन। जब आप किसी चीज़ के आगे ब्लैंकेट लगाते हो एडजेक्टिव लगा के, इसका मतलब होता है इन अ जनरल वे। अगर सरकार ने आज प्याज के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया कि इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, ब्लैंकेट बैन है, तो इसका मतलब क्या है? ना तो प्याज अमेरिका में जाएगा, ना ही वो प्याज जो है बांग्लादेश में जाएगा। ब्लैंकेट सस्पेंशन है, सरकार ने बोला एक्सपोर्ट नहीं करना तो नहीं करना। समझ गए ना। स्वीपिंग बैन ये भी वही होगा, स्वीपिंग सस्पेंशन ये भी वही होगा, जिसके अंदर आपने एक लकीर खींच दी, एक ब्लैंकेट डाल दिया और बोल दिया भाई हमने तो बोल दिया, अब इसके ना पहले ना इसके बाद में कुछ, तो इसको बोलते हैं ब्लैंकेट या स्वीपिंग एज एन एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kara stretching the IBC's abeyance for one does not square up with the government's proclamation of a firm V-shaped economic recovery। Kara stretch करना IBC को, इसको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को अबेंस के अंदर, है ना, इसको अधर में लटकाना, इसको आगे से आगे टाल मटोल करना। कह रहे ये जो स्ट्रेच करना है ना इसको आगे से आगे, पहली चीज़ तो ये फॉर वन, पहली चीज़ तो ये स्क्वायर विद नहीं करता है, ये मैच नहीं करता है, ये हिसाब से नहीं है। अच्छा किसके हिसाब से नहीं है? सरकार की उस प्रोक्लेमेशन के हिसाब से, उस एडवर्टीजमेंट, उस मशहूरी के हिसाब से, जो है एक बहुत ही फर्म और वी शेप की इकोनॉमिक रिकवरी की। सरकार बोलती है हम एक मजबूत रिकवरी करवाने पे तुले हुए हैं, हम 6 महीने के अंदर एक वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी लाएंगे। वी शेप्ड कैसी होती है? पहले तो इकोनॉमी ऐसे नीचे गई लॉकडाउन में और फिर वापस ऐसे आई, बहुत अच्छी रिकवरी होती है। ये रिकवरी जो है ना, हर कंट्री चाहती है कि हमारी आज की डेट में हो फटाफट से। तो कह रहे सरकार जो प्रोक्लेमेशन कर रही है ना, जो अनाउंसमेंट कर रही है बार बार कि हम रिकवरी जो करवाएंगे, कह रहे ये स्ट्रेच करने का काम उस रिकवरी की बात से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। स्क्वायर अप करने का मतलब यही होता है, मैच करना, अग्री करना। इस पर एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं आपके लिए। योर स्टोरी डज नॉट स्क्वायर अप विद योर सर्कमस्टेंसेज। आपने स्टोरी सुनाई, क्या सुनाई? कि मैं उसका बेटा हूँ, ये वाली गाड़ी रखता हूँ, है ना, इतना पैसा है मेरे पास, ये वाला बिजनेस करता हूँ, और घूम रहे हो तुम साइकिल पे,
घूम रहे हो तुम जो बाजार में साइकिल पे। तो तुम्हारी जो स्टोरी है ना, तुम्हारी जो स्टोरी है वो स्क्वायर अप नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। और किसके साथ? तुम्हारे हालात के साथ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है ना, तुम्हारे पास कुछ है नहीं फिर भी झूठ बोल रहे हो, तो स्क्वायर अप नहीं कर रही है, तुम्हारी बातें मैच नहीं कर रही हैं आपस में। तो बस यही इसी ईडियम का मतलब है, जैसे सरकार की बातें यहाँ मैच नहीं कर रही। चलो आगे बढ़ते हैं। Finance ministry's mandarins have repeatedly talked up growth prospects by flagging indicators returning to pre-COVID-19 levels in several sectors। कह रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मैंडरिन्स हैं, मैंडरिन का मतलब होता है बड़े लेवल के अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के, है ना, ऊपर के लेवल के। कह रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स, कह रहे उन्होंने बार बार टॉकअप किया है, इन्होंने बार बार जोश भरने की कोशिश की है। टॉकअप करना मतलब किसी चीज़ में ज़बरदस्ती जोश घुसाना, है ना, उस चीज़ में ज़बरदस्ती ऑप्टिमिज्म दिखाना। तो उन्होंने बार बार ऑप्टिमिज्म और जोश को दिखाने की कोशिश की है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में, विकास की संभावनाओं में। और कैसे की है? फ्लैग करके, इशारा करके इंडिकेटर्स की तरफ जो रिटर्न कर रहे हैं प्री कोविड-19 लेवल्स पे। और कहाँ पे? इन सेवरल सेक्टर्स में। क्या होता है? इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो हमारा जो डेटा होता है ना, इकोनॉमिक डेटा, उससे इंडिकेटर बनते हैं। तो सरकार के बड़े अफसर क्या बोलते हैं? जैसे कोई अच्छा इंडिकेटर आता है ना, उस पर इशारा करके बोलते हैं, देखो देखो ये फरवरी वाला इंडिकेटर जो है उससे मैच कर रहा है, हम लॉकडाउन से पुराने वाली सिचुएशन में वापस आ रहे हैं। तो कह रहे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को टॉकअप करें, ग्रोथ को बढ़ा चढ़ा करके दिखाएं, ताकि लोगों के मन में आत्मविश्वास जगे। समझ गए? तो मिनिस्ट्री मैंडरिन्स की वर्ब है हैव रिपीटेडली टॉक्ड अप, हैव प्लस में V3। अब इस टॉकअप नाम की फ्रेजल वर्ब को देखें आप, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू शो एंथुजियाज्म। आपकी दुकान का माल आप उसको हमेशा टॉकअप करेंगे, चाहे वो माल बहुत ही ख़राब हो। आपके पड़ोस में आपसे अच्छा माल बेचने वाली दुकान है, आपसे सस्ता भी बेचती है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? अपने माल को अच्छा बताते हैं। तो आप क्या करते हैं? उसको टॉक अप करते हैं। इसके लिए अपने पास एक सिनोनिम है, क्राई अप। क्राई अप, समझ गए ना? टॉक अप या क्राई अप का मतलब यही है, जो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है फिर भी उसको उतना अच्छा बताना। टॉक डाउन का मतलब होता है इसका बिल्कुल उल्टा, जो चीज़ बहुत अच्छी है फिर भी आप उसको टॉक डाउन कर रहे हैं, है ना, समझ गए ना? आपके दुश्मन का जो सामान है, आपके कॉम्पिटिटर का, आप उसको टॉक डाउन कर रहे हैं। अंदर से आपको पता है बहुत अच्छा सामान है ये, पर आप सबके सामने उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टू डिस्करेज। और इसका एक एंटोनिम ये भी है, क्राई डाउन। तो टॉक अप इज इक्वल टू क्राई अप, टॉक डाउन इज इक्वल टू क्राई डाउन। ये फ्रेजल वर्ब चारों एक साथ ही लेकर के रखना। क्राई डाउन से मिलने वाली एक और फ्रेजल वर्ब है जो कि बोला जाती है, जिसको बोलते हैं हम टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। SSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ईडियम का, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। मेंस का क्वेश्चन है ना, उठा के देखना पेपर को। टू मेक लाइट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को नीचे गिराने की कोशिश करना, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी आज वोकेबलरी रिच है, बहुत रिच वोकेबलरी आज की, है ना। कह रहा है surely businesses in those sectors need no longer be sheltered from exits if they are not competitive। कह रहे ये बात तो पक्की है, जो व्यापार हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री के मैंडरिन्स जो है टॉकअप कर रहे हैं, जहाँ पे उनको बहुत अच्छी अच्छी संभावनाएं लग रही हैं, कह रहे बिल्कुल ही पक्का उन बिजनेसेस को उन सेक्टर्स के अंदर ज़रूरत है, और किसी भी नहीं ज़रूरत है शेल्टर किए जाने की। नीड नो लॉन्गर बी शेल्टर्ड, अभी ये स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। इन बिजनेसेस को कोई भी ज़रूरत नहीं है शेल्टर किए जाने की, और किससे? एग्जिट से। कह रहे क्यों? अगर वे नहीं हैं कॉम्पिटिटिव, अगर ये बिजनेसेस कॉम्पिटिटिव नहीं है जिन सेक्टर्स के अंदर, वहाँ पे उन बिजनेसेस को आज शेल्टर किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आज ही दिवालियापन के लिए फाइल करने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। अभी सेंटेंस में देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है, नीड प्लस में बी शेल्टर्ड। इसको बोलते हैं नीड का मेन वर्ब और मॉडल वर्ब यूज़। मैंने आपको इसको करवाया हुआ एक अलग से वीडियो में, मैं वो वीडियो आज डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, वो वीडियो आप देख लेना डिटेल में। यहाँ मैं उसका रिकैप करवाता हूँ आपको, है ना। नीड एंड नीड, ये ऐसी एक और वर्ब है डेयर। ये दोनों वर्ब्स दो फॉर्म रखती हैं। पहली फॉर्म होती है इसकी मेन वर्ब वाली, सेकंड फॉर्म होती है इसकी मॉडल वर्ब वाली। अगर ये मेन वर्ब बनेगी तो इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी, इसलिए इसके बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है। अगर नीड मेन वर्ब होगी, नीड का मतलब है ज़रूरत होना, अगर ये मेन वर्ब का काम करेगी तो इसके बाद में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आएगी, है ना, क्योंकि खुद ही मेन वर्ब है, तो इसके बाद में आएगा टू इन्फिनिटिव। लेकिन अगर ये मॉडल वर्ब बनेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इसलिए इसको एक मेन वर्ब चाहिए होगी, इसके बाद में आएगा बेयर इन्फिनिटिव। परसों इन्फिनिटिव की क्लास हुई है, अच्छे समझाया मैंने आपको टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। तो नीड मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, नीड मेन वर्ब के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है। अब इसको इन सेंटेंसेस पे अप्लाई करना है आपको, है ना। यहाँ आप अप्लाई करोगे ना तो हाथों हाथ सीख जाओगे। मैं आपको करवा देता हूँ, फटाफट से देखो। वी नीड टू गो, क्या लगा हुआ है यहाँ पे? टू इन्फिनिटिव। तो ये यहाँ पे क्या है?
ये यहाँ पे वर्ब की मेन वर्ब है, नीड का मेन वर्ब फॉर्म है। कैसे पता लगा? इस टू नाम के वर्ड से पता लगा, टू गो लिखा हुआ है। लेकिन इसी सेंटेंस को मुझे नीड को मॉडल वर्ब लिख करके बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा? वी की जगह वी, नीड की जगह नीड और टू गो की जगह गो। वी नीड गो, समझ गए ना? यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब बन गई और गो मेन वर्ब बन गई। ये सिर्फ नीड नाम की वर्ब में क्वालिटी होती है, नीड और डेयर नाम की वर्ब के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो ये दोनों ही तरीके से बिहेव कर सकती है, बस दिक्कत आपको यही होगी जब ये मॉडल वर्ब बनी हो तब इसके आगे टू ना लगे। अब आगे देखो, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ही नीड्स टू गो, उसको ज़रूरत है जाने की। अब मैं इसको मॉडल बना रहा हूँ, ही नीड्स गो, ऐसे ही बनाऊंगा ना। अब ध्यान देना, यही पे एरर होती है। अगर आपने इसको मेरे भाई मॉडल बनाया है ना, तो मॉडल का कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। कैन है, शुड है, मे है, माइट है, कभी इनको फॉर्म चेंज करते हुए देखा है? अगर ये मॉडल है, इसको नीड ही रखना पड़ेगा। तो नीड का मॉडल फॉर्म के अंदर हमेशा नीड ही रहता है, चाहे सेंटेंस का टेंस कैसा भी हो, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ही के साथ में अब नीड लगाना पड़ेगा, नीड्स नहीं आएगा। समझ गए ना किस टाइप की एरर आती हैं? अगर यहाँ पे टू नहीं लिखा है ना, तो ये नीड एक मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो उसके आगे एस मत लगाया ना, इसको ही के साथ में नीड ही रखना है। अब तीसरा देखो, ही नीडेड टू गो, उसको जाने की ज़रूरत थी। नीड का नीडेड बना दो आप, क्योंकि नीडेड भी एक मॉडल वर्ब है, नीड और नीडेड दोनों बनती हैं, है ना? नीड का नीडेड बनता है मॉडल वर्ब, नीडेड भी एक अलग से मॉडल वर्ब है। तो ही नीडेड गो को लिखूंगा मैं, ही नीडेड टू गो को ही नीडेड गो। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, ही डिड नॉट नीड टू गो, इसको मैं मॉडल बना रहा हूँ, ही डिड नॉट नीड गो, ऐसे ही बनाऊंगा ना। ध्यान देना, नीड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, तो इस हेल्पिंग वर्ब को निकाल दो। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? इस नोट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखो। समझ गए ना? तो हमेशा डिड नॉट जो है ये हमेशा तब लगेगा जब नीड मेन वर्ब होगी। अगर इसको मॉडल में बदला जाए तो नोट को आप यहाँ रखेंगे। इस सेंटेंस में अभी मैं डिड लगा के दूँ ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको डिड को निकालना है और नोट को हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रखना है। लास्ट सेंटेंस को देखो, डू यू नीड टू गो, क्या तुम्हें जाने की जरूरत है? डू यू नीड टू गो, डू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको मॉडल में चेंज करूँगा। मॉडल में चेंज किया तो मैंने लिख दिया डू यू नीड गो, टू निकाल दिया। लेकिन जैसे ही आपने मॉडल इसको बनाया, यहाँ पे डू को भी निकालना पड़ेगा। और ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल वर्ब, इसको शुरू में ले आओ, नीड यू गो। समझ गए ना? तो इस तरीके से मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में नीड नाम की वर्ब को आप जो है ना चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। एग्जाम में क्या करता है, आपको मॉडल वर्ब के सेंटेंस देगा और मेन वर्ब जैसा बिहेव करवाएगा। आपको उसको मॉडल वर्ब जैसा बिहेव करवाना होगा, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करना है और किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में नहीं आने देना है। चलिए, वीडियो आज शाम को मिल जाएगी आपको कम्युनिटी पोस्ट में, उस वीडियो को देखना, 5 मिनट में डिटेल के अंदर इस सेंटेंस को आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हाँ, शेल्टर करना है, किसी को प्रोटेक्ट करना है ना, प्रिजर्व करना, सेव करना। कह रहे द गवर्नमेंट बाय नाउ शुड नो विच सेक्टर्स कंटिन्यू टू रिमेन इन ट्रबल। कह रहे सरकार को अब तक समझ में आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को अभी तक बाय नाउ अब समझ में आ जाना चाहिए कौन से सेक्टर्स जो हैं अभी भी ट्रबल में कंटिन्यू हैं, रिमेन कर रहे हैं। तो जहां ट्रबल कर रहे हैं ना सेक्टर्स जो, वहीं पे इस कोड को जो है ना सस्पेंड किया जाए। जो सेक्टर्स बिल्कुल बढ़िया हैं वहां पे इस कोड को अब निकाल दो। कह रहे एंड इफ इट इज कंसर्न्ड अबाउट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इट कुड ट्वीक द डिफॉल्ट threshold limit a tad higher while letting bankruptcy processes function again for a larger loan accounts। कह रहा है और अगर वास्तव में कंसर्न है, अगर ये वास्तव में चिंतित है छोटे और बड़े बिजनेसेस के लिए, छोटे और मीडियम स्केल के बिजनेसेस के लिए, ये चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड लिमिट को। और कहाँ पे, कौन सी लिमिट को, जो कि 1 लाख की है ना, तो डिफ़ॉल्ट लिमिट को एक टैड हायर जो है ट्वीक कर सकती है। टैड मतलब थोड़ा सा, एकदम छाया भर, हवा भर। तो कह रहा है हवा भर ऊपर कर दो ना, 1 लाख का 5 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, 1 करोड़ क्यों किया हुआ है। तो कह रहे छोटे बिजनेसेस को आपको बचाना भी है ना, तो 1 लाख का 5 लाख कर दो, ताकि 1 करोड़ तक किसी को इंतजार ना करना पड़े दिवालिया होने के लिए। कह रहे जबकि ये लेट कर सकती है, ये अलाउ कर सकती है बैंकरप्सी प्रोसेस को फंक्शन करने को फिर से एक बार लार्ज लोन अकाउंट्स के लिए, है ना। तो कह रहे छोटे बिजनेसेस को बचा लो, लेकिन 1 लाख का 5 लाख रखो, 1 करोड़ तक किसी को जाने मत दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज़ें देखो, ट्वीक का मतलब है हल्का सा एडजस्टमेंट, माइनर एडजस्टमेंट, है ना, चेंज। टैड मतलब एक शेड या एक छाया भर ऊपर। अगर आप एक टैड हायर जा रहे हो ना, आप एक छाया भर ऊपर जा रहे हो, एकदम शेड बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाओगे, 10, 5, 20%।
चलो, लेट नाम का वर्ब आप जानते हो हमेशा अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेट और मेक दोनों वर्ब्स ऐसे ही बिहेव करती हैं। हैव और गेट भी करती हैं, लेकिन उनके बाद में टू इन्फिनेटिव भी आता है, तो मैंने उनको लिखा नहीं है। ये कॉजेटिव वर्ब की क्लास में होगा। हैव और गेट को मैं वहाँ समझाऊंगा। तो लेट वर्ब को देख लो और मेक वर्ब को देख लो। प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी टू गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेट का मतलब है इजाज़त दो मुझे, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दो। लेट के बाद में आएगा बेयर इन्फिनेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इस टू को निकाल दो। कृपया मुझे लेट मी गो करें, मुझे लेट मी टू गो की जगह टू निकाल के लेट मी गो करें। वैसे ही डू नॉट मेक मी टू स्लैप यू, मुझे तुम्हें जो है ना थप्पड़ मारने पे मजबूर मत करो। डू नॉट मेक मी टू स्लैप यू, मुझे तुम्हें स्लैप करने पे मजबूर ना करो। मेक का मतलब ये होता है मजबूर करना। यहाँ भी मेक के बाद में टू स्लैप लिखा हुआ है, बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, मुझे इस टू को निकाल देना चाहिए। याद रखना हमेशा मेक और लेट दोनों ही ऐसी वर्ब्स हैं एक्टिव के अंदर कभी भी अपने बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लेगी, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव वर्ब की क्लास में अच्छे से हो जाएगा, लोड मत लेना। ये नए नए रूल्स बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव क्लास के अंदर आएगा नेक्स्ट पार्ट में इन्फिनेटिव के। कह रहा बट अ कैच ऑल सस्पेंशन कुड बर्डन बैंक्स फर्दर एंड डज नॉट अपीयर टू हैव एंथ्यूज्ड इंडस्ट्री ईदर। कह रहा लेकिन एक ओवरऑल सस्पेंशन जो है, कैच ऑल का मतलब क्या है, सबको पकड़ लो, कैच ऑल कर लो, ओवरऑल सबको इंक्लूड कर लो, है ना। कैच ऑल मतलब ऑल इंक्लूसिव। करे एक लेकिन सबको अपने दायरे में लेने वाला कैच ऑल सस्पेंशन जो है ना, वो बर्डन कर सकता है बैंक्स को और आगे फर्दर, और ये अपीयर भी नहीं होता है एंथ्यूज करता हुआ, जोश से भरता हुआ इंडस्ट्री को भी इधर। तो कह रहे ना तो ये इंडस्ट्री को एंथ्यूज कर रहा है, एंथुजियाज्म से भर रहा है, बल्कि बैंक को बर्डन कर रहा है। तो एक ऐसा सस्पेंशन हटा दो आप जिसमें कैच ऑल हो, सभी को इंक्लूड किया हो हर सेक्टर में, है ना, नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन की दो वर्ब्स हैं, कुड बर्डन और डज नॉट अपीयर। कह रहे वन रीजन कुड बी that the suspension also cuts off business's ability to voluntarily enter insolvency. For many, post-COVID-19 operations may not seem viable. कह रहे एक रीज़न ये भी हो सकता है, डैट वो ये कि जो सस्पेंशन है ना वो कट ऑफ कर रहा है, वो काट करके छोटा कर रहा है बिजनेस की एबिलिटी को, बिजनेसेस की ताकत को। वो किस चीज़ की ताकत, अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से वॉलेंटरली एंटर करने की, दिवालियापन की प्रोसीडिंग्स को। अच्छा क्यों कह रहे, क्योंकि कई लोगों के लिए, फॉर मैनी, कई बिजनेसेस के लिए पोस्ट कोविड-19 जो ऑपरेशंस है ना, कोविड-19 के बाद में जो उनका बिजनेस है, जो ऑपरेशंस है, वो उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं वाइबल, वो उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं सूटेबल। आपने नया नया होटल खोला था लाखों रुपए का लोन लेकर के, आपको क्या पता लगा कोविड हो गया, 6 महीने से कोई होटल में आ नहीं रहा, और अभी भी 1-1.5 साल तक कोई आपकी होटल में आएगा नहीं कि आपका बिजनेस चल पाए। आपने क्या सोचा कि यार कुछ और कर लेता हूँ। तो कह रहे बहुत लोगों के लिए कोविड-19 के बाद उनके ऑपरेशंस वाइबल नहीं है, सूटेबल उनको नहीं लग रहे। तो इन लोगों को तो आज ही इजाज़त दे देनी चाहिए कि अपने आप को दिवालियाँ घोषित कर पाएँ। समझ गए ना, वाइबल मतलब सूटेबल या अप्रोप्रिएट बोलते हैं, एडजेक्टिव है। सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ रहा हूँ। कह रहा डिनाइंग देम एन एग्जिट रूट सो एज टू कट देयर लॉसेस while their assets shared value is a lose-lose proposition for both borrower and lender। वही बात कर रहा है, कह रहे मना करना इनको एग्जिट रूट को, इन बिजनेसेस को बाहर से निकलने का रास्ता मना करना, इन बिजनेसेस को जो बंद होना चाहते हैं इनको बंद होने से मना करना। और किस लिए, सो एज टू, इस काम को करने के लिए। सो एज टू मतलब इन ऑर्डर टू या विद अ व्यू टू। कह रहे इस काम को करने के लिए। अच्छा काम कौन सा है, कट करना अपने लॉसेस को, है ना। तो कह रहे ऐसा एक एग्जिट रूट इनको मना करना कि इनके लॉस कम हो, इस बात को सोच के। कह रहे जबकि उनके एसेट्स जो हैं वो शेड कर रहे हैं, वो झटका रहे हैं अपनी वैल्यू को, कम कर रहे हैं अपनी कीमत को। कह रहे ये जो रूट है ना, ये एक लूज लूज प्रोपोजिशन है, ये एक ऐसा सजेशन है जो लूज लूज है, जिसमें सब लोग हारेंगे, किसी की भी जीत नहीं होगी। अच्छा किसके लिए, फॉर बोरोवर के लिए भी और लेंडर के लिए भी। आपने बिजनेस शुरू किया है, लाखों रुपए का लोन लेके किसी लेंडर बैंक से, आपके लिए भी नुकसान है और उस बैंक के लिए भी नुकसान है अगर उस बिज़नेस को आप बंद करना चाहते हो, पर सरकार के कानून की वजह से आप बंद नहीं कर पा रहे हो। सरकार सोच रही है आपका लॉस कम कर देंगे हम, पर आपने तो बिज़नेस करना ही नहीं। इस चक्कर में आपने जो एसेट खरीदा था उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, रोज़ आप जो है कुछ खर्चा करके अपना बिजनेस को और छोटा कर रहे हो, है ना। समझ गए सेंटेंस को। देखने वाली चीज़ क्या है, शेड करना मतलब जैसे पेड़ अपने पत्ते झटकाता है ना एक एक करके, लूज बिट बाय बिट इज कॉल्ड शेड, है ना। प्रोपोजिशन का मतलब होता है ऑफर, प्रीमाइस या सजेशन। प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, है ना। प्रोपोजिशन को ऐसा समझ लें आप, ऑफर या सजेशन। प्रीमाइस वर्ड को निकाल दो, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, इसको ऑफर लिख दो, ऑफर या सजेशन। सो एज टू, ये एक प्रोपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू।
किसी काम को करने के लिए, हिंदी में बोलते हैं किसी काम को करने के लिए। इसकी जगह पे विद अ व्यू टू भी लग सकता है, लेकिन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। समझ गए ना। अगर यहाँ पे विद अ व्यू टू लिखा होता तो मुझे यहाँ पे कटिंग लिखना पड़ता। जानते हो ना इस चीज़ को, विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए, तो मीनिंग तो सेम होता, लेकिन यहाँ पे कट का कटिंग करना पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत वोकैब आज, बहुत बड़ी ज़्यादा रिच वोकैब है ना आज की। कह रहा है अ मोर न्यूएंस्ड अप्रोच वुड हैव बीन बेटर फॉर बैंक्स, बिजनेसेस एंड इकोनॉमी। कह रहा है एक और बारीकी भरी अप्रोच जो है ना होती, वो वुड हैव बीन, वो होती और क्या होती, अच्छी, बेटर, बैंक के लिए, व्यापारों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए। आपने एक ब्लैंकेट बैन लगा रखा है, ये ठीक नहीं है। एक बारीकी वाली अप्रोच लगाओ, किस सेक्टर में आपको बैन लगाना है, किस सेक्टर में आपको बैंक नहीं लगाना, तो ऐसी बारीकी भरी अप्रोच सबके लिए और ज़्यादा बेहतर होती। न्यूएंस का वर्ड का मतलब नोट कर लेना, बारीकी भरा। इसके लिए एक वर्ड अपने पास सटल, इसमें बी साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंस ना करें, इसको बोला जाएगा सटल, सटल, है ना। चलो कह रहे डिलेइंग द इनएविटेबल वुड मीन ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेस अहेड एज द रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी ऑफ बैड लोन्स शैल गेट टार्डियर एंड फ्यूचर ग्रोथ मोमेंटम वुड बी पंक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट सिस्टमिक स्ट्रेस। कह रहे डिले करने का जो काम है इस इनएविटेबल को, इस कोड को जिसको अप्रैल के बाद आपको फिर से लगाना ही पड़ेगा, बस आप डिले करते जा रहे हो, है ना। इस ना टाली जानी सकने वाली चीज़ को जो डिले करने का काम है ना, उसका एक ही मतलब होगा, और वो क्या, कि बहुत बड़ी ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगी आगे, ज़्यादा हमारे पास आर्थिक दबाव होगा आने वाले वक्त में। कह रहे जैसे ही जो रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी है ना खराब लोन्स की, वो धीरे धीरे शेल गेट, वो होती है टार्डियर, टार्डियर मतलब देरी से। कह रहे क्योंकि इसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी जो है खराब लोन्स की, वो धीरे धीरे होती जा रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है ना, धीमे होती जा रही है। और जो फ्यूचर ग्रोथ का जो मोमेंटम है, जो आगे के विकास का जो संवेग है ना, वो पंक्चर हो रहा है, उसकी हवा निकल रही है। और किस कॉस्ट पे, वो कॉस्ट है अंडरस्टैंड करने की हाल के सिस्टम की स्ट्रेस को, अभी सिस्टम में जो स्ट्रेस चल रही है उसको। कह रहा है आप सिस्टम की स्ट्रेस को समझ नहीं पा रहे हो, इसी वजह से इसकी कीमत आने वाले टाइम में क्या होगी, फ्यूचर ग्रोथ का मोमेंटम है वो पंक्चर हो जाएगा, उसकी हवा निकल जाएगी, रिकवरी और रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो धीमी होगी, और आगे से आगे ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा अगर इस काम को आप नहीं कर रहे हो। समझ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इकोनॉमिक एडिटोरियल है। मैंने आपको कोशिश की जितने कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ बता पाऊँ, है ना। आधे पौने घंटे मैंने आपको बताए भी हैं। अब बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। एक लाइक दे देना भाई ज़रूर से, इतना देख लिया है, सीख लिया है, तो लाइक देना बनता है ना। सबसे पहले अपने करेंगे इजी वाला। आज इजी वाला है, ऊपर वाला, नीचे वाला थोड़ा हार्ड है। चलो पहले नीचे वाले कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज किकिंग द कैन डाउन द रोड। आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से कोई भी 2 या 3 सही हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो, है ना, देखना पड़ेगा अपने को। तो ये आपके सही में ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको चेक करना है इनमें से कौन सा सेट बैठेगा। किकिंग द कैन डाउन द रोड का मतलब है चीज़ों को आगे से आगे टालना। फॉरबेरेंस का मतलब यही होता है, चीज़ों को आगे से आगे टालना। प्रोपोजिशन अभी बताया, इसका मतलब होता है ऑफर या सजेशन। न्यूएंस्ड मतलब बारीकी भरा, सटल। हाराकिरी मतलब सुसाइड, मास लेवल पे जो है आत्मघात, है ना, सुसाइड। स्क्वायर अप विद करना मतलब किसी चीज़ से मैच खाना, वो बताया था ना मैंने आपको। योर स्टेटमेंट्स डू नॉट स्क्वायर अप विद योर सर्कमस्टेंसेज। साइकिल पे आए हो और कार की बात करते हो, वो भी अलग चीज़ है। प्रोक्रास्टिनेशन ये वही होता है टाल मटोल करना। कुछ लड़के होते हैं ना, बस सोचते रहते हैं इस साल पढ़ाई करूँगा, इस साल पढ़ाई करूँगा, इस साल पढ़ाई करूँगा, साल के साल निकल जाते हैं, पढ़ाई वो करते नहीं हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, वो किक द कैन डाउन द रोड करते हैं। तो बी और एफ दोनों ही आपके आंसर्स हैं, 4th इज़ योर आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आज का ये वर्ड। एक सेकेंड इसको मैं कलर दे दूँ। चलो अभी आ जाओ फर्स्ट वाले पे, है ना, इसमें ग्रामर लगेगी। द गवर्नमेंट नीड टू या नीड्स जो भी लगाओ, इनेक्ट न्यू लॉज दैट वुड लेट क्रिपल्ड पावर सेक्टर रिकवर या रिकवर्स फ्रॉम द पेरिनियल स्लम्प। पहले मीनिंग बताता हूँ। सरकार को इनेक्ट करने की ज़रूरत है, सरकार को बनाने की ज़रूरत है नए लॉज को, जो कि इजाज़त देंगे इस अपाइज पावर सेक्टर को रिकवर होने का। और कहाँ से, उस स्लम्प से, उस मंदी से जो पेरिनियल है, जो लंबे वक्त से चलती आ रही है। पेरिनियल मतलब बहुत लंबे वक्त से, 10, 20, 25 सालों से। तो कह रहे इस पावर सेक्टर को लंबे स्लम्प से इजाज़त जो है ना रिकवर करने में हेल्प करेंगे, इजाज़त देंगे उस काम को करने की। तो पहले मुझे क्या देखना है, लेट के बाद में जो आपका जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो उसकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, ऐसा ही होगा ना। ध्यान देना, पावर सेक्टर के हिसाब से आप सोचो कि मैं रिकवर्स लगा देता हूँ, पावर सेक्टर तो सिंगुलर है, पर ध्यान देना लेट के बाद में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब को, बेयर इंफिनिटिव को यूज़ करते हो। तो इस सेंटेंस में लेट की वजह से यहाँ पे रिकवर ही आ सकता है।
चाहे आपके पास यहाँ पे पावर सेक्टर सिंगुलर पड़ा है, आप इसको बे इन्फिनिटिव को यूज़ करोगे तो रिकवर आएगा या ये वाला रिकवर आएगा, ठीक है ना, इन दोनों में से एक आएगा। अच्छा ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे इनेट को अगर मेन वर्ब बना दूँ तो मैं नीड को मॉडल वर्ब बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे नीड भी रख सकता हूँ। और अगर इनेट को मैं इन्फिनिटी बना दूँ तो मैं यहाँ पे नीड्स टू भी लिख सकता हूँ, सरकार के लिए नीड्स नाम की मेन वर्ब भी यूज़ कर सकता हूँ। डी भी सही है और सी भी सही है, समझ रहे हो मेरी बात को। नीड्स टू इनेक्ट भी सही है, यहाँ पे नीड बन गई मेन वर्ब और टू इनेक्ट बन गया इन्फिनिटिव। और नीड इनेक्ट भी सही है, यहाँ पे नीड बन गई मॉडल वर्ब और यहाँ बन गया इनेक्ट जो है मेन वर्ब। ध्यान देना बस नीड्स इनेक्ट नहीं हो सकता, मॉडल वर्ब के आगे कभी ऐसा नहीं लगता, यहाँ पे तो नीड इनेक्ट ही आएगा। तो बी भी सी भी सही है और डी भी सही है, दोनों ही आपके आंसर्स हैं। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, जरूर से एक शेयर और एक लाइक देना। तब तक के लिए साइनिंग आउट।